गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज मैं MPPSC मेंस 2019 का पेपर फर्स्ट का खंड बा सोल्व करवाने वाला हूँ दोस्तों। अब देखिए, इसके पहले मैं खंड आ सोल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक 2019 PSC मेंस सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट, और जो हमारा टॉपिक है खंड बाग सोल्व करेंगे आज हम। देखिए, इसके लिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं, वो देख लें आप। खंड बाग के जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं भैया, इसमें क्या है कि आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 15 क्वेश्चन की जो शब्द सीमा दी हुई है आपके लिए, 15 शब्द से 20 शब्द में देना है, और सभी 15 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर 3 होगा। टोटल जो नंबर है 45 नंबर में का पहला क्वेश्चन है, और इसमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए, शब्द सीमा का विषय ध्यान रखना। इस बार PSC मेंस की कॉपी में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। PSC मेंस की जो कॉपी होती है उसमें अब आगे से ही 2 या 3 लाइन दी जा रही है। मतलब जो 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितनी लाइन मिल रही है? 3 लाइन। पहले लाइन नहीं होती थी, आप कितना भी लिख सकते थे, ठीक है। तो अब ये बहुत अच्छा व्यवस्था हुई है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत को कितने भू आकृति भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए भैया। अब 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 लाइन मिलेगी आपको इसको सॉल्व करने के लिए। तो भारत को भैया 4 भौगोलिक भूभागों में बांट सकते हैं हम सामान्यतः। देखिए, कौन कौन से भौगोलिक भूभाग हैं? तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, और चौथा है तटीय मैदान दोस्तों। इसके अलावा एक अन्य भाग भी बांट सकते हो आप, जो भारत के द्वीपीय क्षेत्र हैं, भारत के समुद्री द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। ये अगर इतना लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे इसके बराबर। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्यों के नाम लिखना है। तो भैया 3 राज्यों के नाम लिखना है यहाँ पे। देखिए, पहले नंबर पर आता है आपका यूपी की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात कर रहा हूँ मैं, तो 19 करोड़। फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र की जनसंख्या है 11 करोड़। इसके बाद आता है बिहार की जनसंख्या है 10 करोड़, ठीक है। और इसके बाद चौथा है पश्चिम बंगाल 9 करोड़ के आसपास, ठीक है। ये लगभग है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन, भारत के 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है आपको। तो 3 तांबा उत्पादक 3 राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ये प्रमुख 3 तांबा उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, चंबल नदी का उद्गम स्थल का नाम लिखना है आपको। चंबल नदी कहाँ से निकलती है भैया? तो चंबल नदी जाना पावा की पहाड़ी महू इंदौर से निकलती है। इसकी लंबाई लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, और किस में मिलती है ये भी लिख सकते हैं। वैसे उसने उद्गम पूछा है तो केवल उद्गम बताकर भी आप सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन एंड कर देते तो नंबर बराबर मिल जाएंगे आपको। तो देखिए, 965 किलोमीटर लंबी है, और किस में मिलती है? तो यमुना नदी में मिलती है दोस्तों। इतना और लिख सकते हैं एडिशन, नहीं तो केवल उसमें उद्गम का नाम पूछा है, उद्गम स्थल, वो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, अगर टाइम बचाना है आपको तो उद्गम लिखें और ख़त्म भी कर सकते हैं कहानी। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्रों के नाम लिखना है भैया। तो इसमें 3 क्षेत्र लिख सकते हैं आप, डिब्रूगढ़ असम, ठीक है। इसके बाद बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, और अंकलेश्वर गुजरात, ठीक है। इसके अलावा भी है, 3 पूछा तो 3 ही लिखें, ज़्यादा ना लिखें आप। ज़्यादा लिखोगे तब भी वही नंबर मिलना है, और बल्कि आपका टाइम ज़्यादा मिस यूज़ होगा इसमें, क्योंकि आपके बाकी आगे के जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे अगर आप ज़्यादा टाइम देते हैं किसी क्वेश्चन पे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक क्या है? मध्य प्रदेश में नहरों का विकास क्यों नहीं हो पाया, इसके कारण बताना है। कारक क्या क्या है भैया? तो मध्य प्रदेश में नदियाँ नहीं है इस प्रकार की ताकि सिंचाई का विकास, 3-4 कारण लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 प्रमुख फसलों के नाम लिखना। जो मध्य प्रदेश में 3 प्रमुख फसलें आप इसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट पे सोयाबीन, गेहूँ, चावल, सॉरी चावल नहीं, सोयाबीन, गेहूँ, चना, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्या है? उदाहरण दीजिए भैया। खाद्य प्रसंस्करण मतलब क्या? जो खाद्यान्न होते हैं उनकी जो किस्म है, मतलब जो स्टोर कर रहे हैं उसमें सुधार करना। जैसे मान लीजिए आपने गेहूँ खरीदा बाज़ार से, और गेहूँ क्या है कि उसके अंदर बहुत सारे कंकड़ पत्थर वगैरह भी है,
अब आपने उसमें से कंकड़ पत्थर अलग किया और एक नया ब्रांड पैकिंग करके मार्केट में सेल कर रहे हैं आप, तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। इसका उदाहरण दे सकते हैं आप, गेहूँ दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। तो जो कृषि से संबंधित है, दूध वगैरह सब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए प्राकृतिक आपदा क्या है, इसके बारे में लिखना। तो प्राकृतिक आपदा की सीधी सी परिभाषा लिख सकते हैं आप, वे प्राकृतिक आपदाएं वो घटनाएं होती हैं जिसे आने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, कभी भी हो सकती है, जो प्राकृतिक कारणों से होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, वर्षा, सुनामी, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदाएं जिसमें मनुष्य का नियंत्रण ना हो, सभी प्राकृतिक आपदाएं। उदाहरण लिख सकते हैं, बाढ़, भूकंप, सुनामी। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा अपरदन को रोकने के मुख्य उपाय लिखिए। तो मृदा अपरदन को रोकने के मुख्य उपाय क्या क्या है? वृक्षारोपण कर सकते हैं आप, ठीक है, मेड़बंदी, ठीक है, और इसके बाद बांध बना सकते हैं क्षेत्र में। ये प्रमुख कारण है, ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि 3 नंबर में ही लिखना है, नहीं तो मृदा अपरदन के ऊपर तो आप पूरा 10 कॉपी भी लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा लिखने को मृदा अपरदन के ऊपर। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है आपको। तो देखिए सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, महादेव की पहाड़ी पर धूपगढ़, 1350 मीटर है। और ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई बताएं आप, 1350 मीटर, और कहाँ पर है ये भी बता सकते हैं। तो भैया पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है ये। अब देखिए मध्य प्रदेश के गन्ना उत्पादन प्रमुख जिलों के नाम लिखना है। तो गन्ना उत्पादन में नरसिंहपुर, ठीक है, और निमाड़ क्षेत्र के जिलों के नाम लिख सकते हैं, खंडवा, खरगोन, बड़वानी। ये प्रमुख मध्य प्रदेश में वर्तमान में गन्ना उत्पादक जिले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिलों के नाम लिखिए। मध्य प्रदेश में सबसे कम 2 साक्षरता वाले जिलों के नाम लिखना। तो फर्स्ट पर क्या आएगा आपका, अलीराजपुर, और सेकंड पे झाबुआ। ये सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं मध्य प्रदेश के। 2 पूछा है तो 2 ही लिखें, ज़्यादा ज्ञान ना दें उसको, है ना। पीएससी मेंस का मतलब यही है, जितना पूछा इतना ही करना है आपको। पेयजल में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं भैया? तो पेयजल में आपका आर्सेनिक होता है, और इसके अलावा पारा और अन्य अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या भैया? तो आवश्यक भौगोलिक दशाएं वर्षा, तापमान और मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, वर्षा, तापमान और सिंचाई के लिए साधन वगैरह हो तो, नहीं तो वर्षा पर्याप्त हो, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको 100 शब्द में लिखना है। कोशिश करें कि 100 शब्द ही के आसपास ही लिखें, ना तो ज़्यादा ना कम, ठीक है। ज़्यादा लिखेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं। और इस बार से थोड़ा फ़ायदा हो गया है एग्ज़ाम जो आंसर मतलब मेंस देते हैं स्टूडेंट उनको, क्योंकि इस बार उन्होंने 2 पेज ही दिए हैं मेंस आंसर राइटिंग करने के लिए, ताकि जो बच्चा है वो ज़्यादा नहीं लिख पाए। तो पहले बहुत ज़्यादा लिखते थे बच्चे, तो टाइम भी वेस्टेज होता था और उससे क्वेश्चन भी छूट जाते थे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इसमें 10 क्वेश्चन करना है और 12 क्वेश्चन दिए हैं। 12 क्वेश्चन में कोई भी 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और 100 शब्दों में लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के नंबर आपको 6 दिए जाएंगे आंसर के, और 60 शब्दों मतलब 60 नंबर का टोटल क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है हमारा, काष्ठ कलाकृति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती है? तो भैया काष्ठ कलाकृति का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर चूना युक्त चट्टानें पाई जाती है। अब काष्ठ कलाकृतियों के लिए भैया काष्ठ कलाकृति चूना क्षेत्रों में विकसित होती है, जहाँ पर मतलब जो पानी होता है उससे वो चूना क्षेत्र कट जाता है और वहाँ पर अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। तो उन आकृतियों के नाम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता में जेट स्ट्रीम का क्या योगदान है? अब दक्षिण पश्चिम में जो मानसून उत्पन्न होता है उसमें जेट स्ट्रीम का क्या क्या योगदान है वो लिख सकते हैं। वर्षा के ऊपर किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद देखिए भारत में मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों का वितरण देना है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन किन किन क्षेत्रों में होता है, उन क्षेत्रों के नाम लिखना है, और कौन कौन सी नदियों से होता है इसके बारे में भी लिख सकते हैं आप। जैसे क्षेत्र पूछा तो क्षेत्र पे फोकस करें, और कारण वगैरह बता सकते हैं, उसका वितरण कौन कौन सा क्षेत्र है प्रमुख। इसके बाद देखिए भारत में शुष्क कृषि की प्रमुख समस्याएं क्या है? तो कृषि जो शुष्क कृषि है उसकी समस्याएं लिखना है, वर्षा के मानसून पर निर्भर है। फिर इसके बाद है भैया तकनीकी का अभाव है, मृदा अपरदन की समस्याएं। तो ये समस्याएं लिख सकते हैं आप वहाँ पर, क्योंकि 6 नंबर में तो ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, है ना, और 100 शब्दों में लिखना है। और समस्या जैसे समस्या वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा सा आपको निवारण भी बताना रहता है उसको, तो निवारण बताएं तो और अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का वितरण। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व क्षेत्र जो क्षेत्र है उनका विवरण देना है। मालवा का पठार हो गया, इंदौर, ग्वालियर, चंबल, जो प्रमुख क्षेत्र हैं मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है उनका विवरण देना है आपको। तो देखिए मालवा में इंदौर, मालवा का पठार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं भोपाल, ठीक है, मालवा क्षेत्र में। इसके बाद ग्वालियर, जबलपुर,
ये प्रमुख जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। इनका प्रतिरूप विवरण दें, इनके कारण बता सकते हैं किस कारण से हमारा जनसंख्या घनत्व अधिक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वर्षा का परिवर्तनशीलता पर, मध्य प्रदेश में वर्षा की जो मात्रा में परिवर्तन हो रहा है उसके ऊपर आपको टिप्पणी लिखना है, क्या क्या कारण है, क्या निवारण है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं इसका। इसके बाद मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताना है। इसमें से प्रमुख रहेगा मालवा है, मालवा में उज्जैन सबसे प्रमुख है, और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उनके भी नाम बता सकते हैं हम। वैसे लगभग मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में आज सोयाबीन का उत्पादन हो रहा है, पर प्रमुख बताना है तो प्रमुख में सबसे पहले मालवा, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं मध्य भारत का पठार, इसके बाद चंबल क्षेत्र हो गया आपका, फिर इसके बाद रहेगा आपका बुंदेलखंड, बघेलखंड, इनके नाम लिख सकते हैं आप, प्रमुख पूछा है उसने, ठीक है। और इसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों के नाम लिखना है। मध्य प्रदेश के मैग्नीज में क्षेत्र में देखिए भरवेली एशिया की सबसे बड़ी खुलेमुखी खदान है, फिर इसके बाद छिंदवाड़ा हो गया, बालाघाट, ठीक है, और छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, ये प्रमुख मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं। इनके बारे में वर्णन कर सकते हैं आपकी कौन कौन सी खदानें वहाँ पर, कितना कितना उत्पादन है, कितना बड़ा क्षेत्र है, क्या विशेषता है उसकी दोस्तों। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश को भौतिक विभागों में विभक्त कीजिए और मालवा के पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। अब मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश को आपको भौगोलिक भागों में बांटना है और मालवा क्षेत्र की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं लिखना है। काली मिट्टी पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टान से टूटने से बना है, क्या क्या विशेषताएं भौगोलिक, इसके बारे में नदियाँ, ठीक है, इन क्षेत्रों इसके बारे में लिखना है। मालवा का क्षेत्र का विशेष वर्णन करना है दोस्तों आपको इसमें। इसके बाद देखिए भारत में विंध्य क्रम की चट्टानों का क्षेत्रीय वितरण, तो विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं उसके बारे में लिखना है। तो देखिए मालवा के पठार में भैया विंध्य क्रम की पन्ना के आसपास पाई जाती है, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, और इस चट्टान में क्या मिलता है तो हीरा मिलता है दोस्तों विशेष रूप से, इसके बारे में लिख सकते हैं क्षेत्रीय वितरण। इसके बाद मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विवरण दीजिए। तो मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पर है और उसके स्थानीयकरण के थोड़ा बहुत कारण भी बता सकते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग है आपका मध्य प्रदेश में कटनी हो गया, ठीक है, सतना, इसके बाद आपका नीमच वगैरह क्षेत्र में भी है, तो आप इसका वितरण बता सकते हैं। इसके बाद भुज में भूकंप 2001 के टिप्पणी लिखना है इसके ऊपर। तो ये तो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा जा सकता है, तो आप टिप्पणी लिखना है शॉर्ट में 100 शब्दों में। तो भूकंप आया, क्या क्या कारण थे उसके, है ना, और कितनी हानि वगैरह लिख सकते हैं, क्या क्या बचाव कार्य चल रहा है, हमने पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था करी, इसके ऊपर लिखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 क्वेश्चन करना है आपको, और सभी क्वेश्चन का में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब अथवा वाला और क्वेश्चन मिलेगा इसमें, मतलब या तो क्वेश्चन नंबर अथवा का कर लें आप, या उसके जो मेन क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है, टोटल नंबर रहता है 45 नंबर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अफवाह तंत्र की तुलना करना है आपको। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अफवाह तंत्र में तुलना करना है। उत्तर भारत की नदियाँ 12 महीने बहती है, दक्षिण भारत की नदियों सूख जाती है, मौसमी नदियाँ होती हैं, ठीक। उत्तर भारत की 12 मासी नदियाँ होती हैं। अब देखिए उत्तर भारत की नदियों में बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती है दक्षिण भारत की तुलना में, क्योंकि उत्तर भारत में वर्षा ज़्यादा होती है। उत्तर भारत की नदियों का जो पानी का स्रोत है वर्षा के अलावा ग्लेशियर होते हैं, दक्षिण भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है ग्लेशियर वगैरह की, ठीक है। तो इसका दक्षिण भारत की नदियों का स्रोत एकमात्र वर्षा होती हैं। इसके बाद देखिए उत्तर भारत की नदियाँ परवर्ती हैं और दक्षिण भारत की नदियाँ अनुवर्ती हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। अब देखिए भारत के जल के विवेकपूर्ण उपयोग की दृष्टि से सिंचाई के लिए नई नई तकनीकी जो आ रही है वर्तमान में उनके बारे में लिखना है। ड्रिप सिस्टम हो गया आपका। इसके बाद भैया मेड़ के द्वारा जो कृषि की जा रही है, ठीक है, सिंचाई नहरों के द्वारा, इनके ऊपर लिखना है आपको, नई नई जो तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं हम कृषि के क्षेत्र में। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग, कृषि के जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया आपका। इसके बाद तेल रिफाइनरियाँ हो गई जो कृषि पर आधारित हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मतलब जितने भी कृषि से जुड़े उद्योग हैं उनके बारे में विवरण देना है आपको। इसके बाद देखिए, या फिर आप ये अथवा वाला भी कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन के सिद्धांत और पुनर्वास, जैसे आपदा आती तो क्या क्या सिद्धांत है उसके, और आपदा के लिए क्या क्या राहत और पुनर्वास करने के लिए उपाय सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की है उसके ऊपर लिख सकते हैं। आपदा और उसका प्रबंधन, राहत, पुनर्वास के लिए किस प्रकार से सरकार और NDRF वगैरह का योगदान लिख सकते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन जो है ना
15 नंबर के आपको 300 शब्दों में लिखना है दोस्तों। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का विवरण देना है। भैया अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उनका जनजातियों के वितरण का वर्णन करना है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं, जैसे भील भिलाला है ना, गोंड, कौन कौन से इनके क्षेत्र, जैसे निमाड़ हो गया आपका, इधर बालाघाट छिंदवाड़ा, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है और इनकी क्या क्या भौगोलिक विशेषताएँ हैं, सारिया भारिया बेगा, इनका भौगोलिक वितरण, इनका जीवन यापन, इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी सामाजिक प्रथाएं, इनके ऊपर आप लिख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए सुनामी की, ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप, सुनामी की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, भारत में वर्ष 2004 में आई सुनामी के परिदृश्य एवं प्रभाव की विवेचना करना है दोस्तों। अब देखिए 2004 सुनामी की उत्पत्ति के क्या कारण लिखना है आप, किस किस कारण सुनामी उत्पत्ति, जैसे दो चट्टानें आपस में टकरा जाए, मतलब प्लेटों का आपस में टकराना, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, या किसी क्षेत्र में परमाणु परीक्षण होना, इस कारण भी किसी क्षेत्र में सुनामी आती है। ठीक है, अब देखिए सुनामी 2004 में आई जो बंगाली खाड़ी में सुनामी, उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुए दोस्तों, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्या क्या सरकार ने बचाव कार्य चलाएं इसके लिए, और आगे की राह क्या हो, ये भी लिख सकते हैं आप कि सरकार को इसमें आगे क्या क्या सुधार करना। अगर आप जैसे सुनामी आती है तो सरकार को क्या क्या उपाय करना चाहिए। जैसे कोई भी क्वेश्चन वो समस्यात्मक क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये आपका पार्ट 2 हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।